हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो देता है आपको बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। बात करें हम किंडरगार्टन की या फिर हो क्लास 12, यहां पर आपको सारे क्लासेस के वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं बिल्कुल ही फ्री में। यहां पर आपसे किसी तरीके का कोई हिडन चार्ज नहीं लिया जाता। जितने भी वीडियो लेक्चर्स आपके लिए बनाए गए हैं वो सारे हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं, आप उनको फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। मैं शुभम श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज में, जहां आज हम आप पहुंचे हैं अपने चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ। इस चैप्टर के 2 लेक्चर्स को हमने देख लिया, माइंड मैप एंड एमसीक्यूज। तीसरा लेक्चर है हमारे इस चैप्टर का और आज हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर से इसके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को। तो कौन कौन से सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से बेहतरीन सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं इस वाले पार्ट से, इसके ऊपर हमारा डिस्कशन है। तो एक एक करके देखते हैं उन क्वेश्चंस को। तो पहला सवाल हमारे सामने आ चुका है। पहला सवाल हमसे क्या कहता है, कह रहा है कि स्पीशीज दैट कैन टॉलरेट नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर आर कॉल्ड। तो आसान आसान क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं होगा। सीधा सीधा बात है कि उन स्पीशीज को हम क्या कहते हैं जो दैट कैन टॉलरेट ए नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, बहुत ही नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को जो टॉलरेट करते हैं, ऐसे स्पीशीज को हम क्या कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा स्पीशीज दैट कैन टॉलरेट ए नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर आर कॉल्ड स्टेनोथर्मल स्पीशीज। राइट, उनको क्या कहेंगे हम, स्टेनोथर्मल स्पीशीज के नाम से जानेंगे। छोटा छोटा क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में पूछा गया, इसी तरीके से इसको हम आंसर करते चले जाएंगे कि स्पीशीज दैट कैन टॉलरेट नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर आर कॉल्ड स्टेनोथर्मल स्पीशीज। काफी ज्यादा आसान, इसको आप नोट कर सकते हो, आप इसको स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं आगे और देखते हैं अपने दूसरे सवाल को कि वहां हमसे क्या पूछा जा रहा है। राइट, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहता है कि व्हाट आर यूरीथर्मिक स्पीशीज। हमसे बोल रहा है व्हाट इज यूरीथर्मिक स्पीशीज, ये हमारा क्वेश्चन है। और क्या होते हैं, तो यूरीथर्मिक स्पीशीज आर दोज ऑर्गेनिज्म दैट कैन अडेप्ट टू ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर चेंज। वैसे ऑर्गेनिजम्स, वैसे स्पीशीज जो क्या कर सकते हैं, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर चेंज को सह सकते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं यूरीथर्मिक स्पीशीज। एक एक वर्ड का आंसर है, मतलब वन वर्ड वाला आंसर भी दे सकते हैं। व्हाट आर यूरीथर्मिक स्पीशीज, तो यूरीथर्मिक स्पीशीज आर दोज ऑर्गेनिज्म, वो स्पीशीज हैं दैट कैन अडेप्ट टू ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर चेंज। वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर चेंज को जो टॉलरेट कर सके, उन्हें हम लोग यूरीथर्मिक स्पीशीज के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए ये रहा, इसको आप नोट कर सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम आगे चलेंगे और देखेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 को कि तीसरा सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। फाइन, आगे चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहता है कि स्पीशीज दैट कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी आर कॉल्ड। तो ऐसे स्पीशीज के बारे में हमें बताना है विच कैन टॉलरेट ए वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, दैट कैन टॉलरेट ए वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी आर कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं। तो ऐसे स्पीशीज जो विच कैन टॉलरेट दी वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी आर, उसको हम लोग यूरी हेलाइन के नाम से जानते हैं। तो वही कह रहे हैं स्पीशीज दैट कैन टॉलरेट ए वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी आर कॉल्ड यूरी हेलाइन। आसान आसान क्वेश्चन, आसान आसान इसके बहुत ही सिंपल सिंपल आंसर नोट करते चलेंगे। फिर आगे चलते हैं, देखते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 को कि चौथा सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है। तीसरे सवाल का आंसर हो गया यूरी हेलाइन। तो आगे चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहता है, एक नजर डालेंगे। कहता है डिफाइन स्टेनोहेलाइन स्पीशीज। क्या कह रहा है, अब हमें स्टेनोहेलाइन स्पीशीज के बारे में बताना है कि क्या होते हैं। तो स्टेनोहेलाइन स्पीशीज के बारे में लिखता है कि स्टेनोहेलाइन आर दोज स्पीशीज व्हिच कैन नॉट टॉलरेट फ्लक्चुएशन इन द डिग्री ऑफ सॉल्ट इन द वाटर। कहने का मतलब है कि पानी में जो सॉल्ट मिला है, अगर इसमें किसी तरीके का फ्लक्चुएशन आता है, मतलब कि मतलब सॉल्ट कंसेंट्रेशन ऊपर नीचे होता है, तो उसको जो टॉलरेट नहीं कर सके उनको कहते हैं स्टेनोहेलाइन स्पीशीज।
बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान आसान, पूरा ये यूनिट ही कुछ इसी तरीके का है, तो इसको भी आप नोट कर लो, इसको भी आप स्क्रीनशॉट निकाल लो। फिर हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, देखेंगे कि हमारा 5वां सवाल हमसे क्या पूछता है। राइट, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का कहना है कुछ ऐसा कि व्हाट इज द इंटरैक्शन बिटवीन टू स्पीशीज कॉल्ड। तो किसी दो स्पीशीज के बीच के इंटरैक्शन को हम क्या कहते हैं? तो इफ द इंटरैक्शन बिटवीन द सेम स्पीशीज इट इज कॉल्ड इंट्रा स्पेसिफिक इंटरैक्शन। तो किसी अगर दो स्पीशीज के बीच में, सेम स्पीशीज के बीच में अगर इंटरैक्शन होता है तो हम उसको इंट्रा स्पेसिफिक इंटरैक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये भी बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा आंसर है, नोट करते चलेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हमसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 का कहना है कि व्हाट इज कमेंसलिज्म। तो कहता है कमेंसलिज्म इज द टाइप ऑफ इंटरैक्शन, सो दिस इज द टाइप ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन टू स्पीशीज। तो किसी भी दो स्पीशीज के बीच में का ये इंटरैक्शन है इन विच वन स्पीशीज गेट्स बेनिफिटेड एंड द अदर स्पीशीज डज नॉट गेट अफेक्टेड। तो कोई एक स्पीशीज जो है जिसको बेनिफिट मिल रहा है और दूसरे स्पीशीज को किसी तरीके का फर्क नहीं पड़ रहा है। कहने का मतलब है कि ना उसको किसी तरीके का हार्म पहुंचाया जा रहा है, ना ही उसको किसी तरीके का बेनिफिट मिल रहा है। तो ये गिर गया हमारे किस्में, तो ये कमेंसलिज्म के अंदर ये आता है। राइट, छोटे छोटे क्वेश्चंस, उसके छोटे छोटे डेफिनेशंस। आगे बढ़ते हैं, आगे चलेंगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, देखेंगे कि हमारा 7वां सवाल हमसे क्या कहता है। राइट, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 का कहना है कुछ ऐसा कि नेम द एसोसिएशन इन विच वन स्पीशीज प्रोड्यूसेस ए पॉइजनस सब्सटेंस और ए चेंज इन एनवायरमेंटल कंडीशन दैट इज हार्मफुल टू अनदर स्पीशीज। क्या है क्वेश्चन, एक बार फिर से देखेंगे कि नेम द एसोसिएशन, उस एसोसिएशन का नाम बताना है जिसमें कि वन स्पीशीज प्रोड्यूसेस ए पॉइजनस सब्सटेंस, एक स्पीशीज जो है उसमें से वो कुछ पॉइजनस सब्सटेंस को प्रोड्यूस कर रहा है और ए चांस इन द एनवायरमेंटल कंडीशन दैट इज हार्मफुल टू अनदर स्पीशीज। या फिर वो क्या है कि एसोसिएशन है जिसमें से एक जो है वो दूसरे को हार्म पहुंचा रहा है। क्या है? तो ये द एसोसिएशन इन विच वन स्पीशीज प्रोड्यूसेस पॉइजनस सब्सटेंसेस और चेंज इन एनवायरमेंटल कंडीशन दैट इज हार्मफुल टू अनदर आर स्पीशीज इज कॉल्ड पैरासिटिज्म। तो पैरासाइट्स क्या करते हैं, वो आते हैं, एसोसिएशन होता है जिसमें कि वो क्या करते हैं, पॉइजन सिक्रेट करते हैं एंड दूसरे को ये क्या है, हार्म पहुंचाने का काम करते हैं। सो ये हो गया ये क्वेश्चन और इसका ये आंसर। इसको भी आप नोट कर सकते हो, आप इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ कि हमारा 8वां सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 सिंपल सा बस इतना था कि इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, तो ये रहा इसके बारे में। राइट, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा व्हाट इज माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है? एक्चुअली माइकोराइजा की बात करें तो कह रहा है इट इज अ टाइप ऑफ फंजाई, इट ग्रोज इन एसोसिएशन विद प्लांट रूट्स। तो माइकोराइजा की जब हम बात करते हैं तो एक्चुअली क्या है, इज अ टाइप ऑफ फंजाई की जगह अगर हम लिखें कि ये क्या है, ये फंजाई प्लस प्लांट रूट्स का ये एसोसिएशन है। ये क्या है, ये प्लांट रूट्स का ये एसोसिएशन है। ठीक है, उसको हम लोग माइकोराइजा कहते हैं। इज अ टाइप ऑफ फंजाई की जगह लिख सकते हैं इज अ टाइप ऑफ एसोसिएशन ऑफ फंजाई विथ प्लांट रूट्स। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो किसी भी फंजाई का प्लांट रूट्स के साथ जो एसोसिएशन है उसको माइकोराइजा का नाम दिया गया है। छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा इसका आंसर। आगे चलेंगे, देखेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 9 को कि क्वेश्चन नंबर 9 हमसे, क्वेश्चन नंबर 9 मेरा हमसे क्या कहता है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का कहना है कुछ ऐसा कि इमर्जेंट लैंड प्लांट्स दैट कैन टॉलरेट द सैलिनिटीज ऑफ द सीज आर कॉल्ड। कह रहा है इमर्जेंट लैंड प्लांट्स दैट कैन टॉलरेट द सैलिनिटीज ऑफ द सी आर कॉल्ड। जो लैंड प्लांट्स हैं वो सी के सैलिनिटीज को जो टॉलरेट कर सकते हैं उनको क्या कहते हैं? तो इमर्जेंट लैंड प्लांट जो कि विच कैन टॉलरेट दी सैलिनिटीज इन ए सी आर कॉल्ड मैंग्रोव प्लांट्स, उनको इस नाम से जाना जाता है। वन वर्ड का ये सब आंसर है, सेंटेंस में आपको वेरी शॉर्ट में लिख करके दिया गया है, तो इसको मैंग्रोव प्लांट्स के नाम से जानते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में गिवन है,
वहीं से उठा करके इसको सॉल्व किया जा रहा है। काफी आसान क्वेश्चन। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे कि उधर हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, कहता है कुछ ऐसा कि व्हाई डू हाई एल्टीट्यूड एरियाज हैव ब्राइटर सनलाइट एंड लोअर टेम्परेचर एज कंपेयर टू द प्लेन्स। सवाल ये है कि जब हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, कहने का मतलब है कि जैसे जैसे आप माउंटेन के ऊपर चढ़ोगे तो माउंटेन के ऊपर ये रहा आपका नीचे की धरती। माउंटेन की अगर हम बात करें तो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर चढ़ते हैं, ऊपर की ओर क्या होता है कि हमारा जो ऑक्सीजन का लेवल है वो घटता चला जाता है, एटमॉस्फेयर जो है वो थिन होता चला जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा सनलाइट गिरता है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा सनलाइट गिरता है और टेम्परेचर वहां लो हो जाता है, जस्ट बिकॉज कि वहां पर थिनर एटमॉस्फेयर है एंड एब्सेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल, और वहां पे डस्ट पार्टिकल्स की भी कमी है। पॉल्यूशन नीचे जितना ज्यादा है ऊपर में कम है, तो ऊपर में हमें क्या देखने को मिला, एक तो एटमॉस्फेयर थिन हो जाता है और दूसरी चीज है कि वहां पे डस्ट पार्टिकल्स जो है वो भी कम है। एज अ रिजल्ट टेम्परेचर थोड़ा कम है, लेकिन सनलाइट जो है वो वहां पर थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। बस यही छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, राइट। इसको भी आप नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है व्हाट इज होम्योस्टैसिस। व्हाट इज होम्योस्टैसिस, ये क्या होता है? तो होम्योस्टैसिस इज द टेंडेंसी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये क्या है? दिस इज द टेंडेंसी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन ए कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट डिस्पाइट वेरिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंडीशंस लाइक टेम्परेचर। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसके अंदर की कंडीशंस को मेंटेन रखना होम्योस्टैसिस है। बाहर के कंडीशन से उसको फर्क नहीं पड़ना है, उतना अंदर जो उसका कंडीशन है उसके बॉडी के अंदर का। फॉर एग्जांपल एक इंसान है, इंसान यहाँ खड़ा है, किधर खड़ा है? एक ऐसे जगह में जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है, फिर वहां से वो जा सकता है वो बाहर ऐसे जगह पे जहाँ बहुत ज्यादा ठंड है। तो कहने का मतलब है फिर भी उसके बॉडी का इंटरनल कंडीशन जो है उसको मेंटेन करके रखना, दैट इज दी होम्योस्टैसिस। तो ये क्या है? द टेंडेंसी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन ए कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। तो वही चीज हो गया हमारा होम्योस्टैसिस। क्वेश्चन नंबर 11 और ये रहा उसका आंसर, इसको भी नोट करते चलेंगे। फिर हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा डिफाइन एस्टिवेशन के बारे में बोल रहा है। तो एस्टिवेशन क्या है? इट इज ए बिहेवियरल एडेप्टेशन टू अवॉइड एक्सट्रीम हीट एंड डेसिकेशन इन द समर सीजन। तो क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ एडेप्टेशन, और किस चीज के लिए? एक्सट्रीम हीट से बचने के लिए समर सीजन में इस तरीके का जो एडेप्टेशन लिया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एस्टिवेशन का नाम देते हैं। तो एस्टिवेशन क्या है? गर्मी के समय में एक्सेस हीट से बचने के लिए एक टाइप ऑफ एडेप्टेशन है, राइट। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल। आगे बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 13 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, कहता है व्हाट आर डायापॉज एंड इज सिग्निफिकेंस। ये क्या है? व्हाट इज डायापॉज? तो क्या रहा है? इट इज अ टाइप ऑफ एडेप्टेशन टू सर्वाइव ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में भी सर्वाइव करने का ये एक कंडीशन, एक टाइप ऑफ एडेप्टेशन है, जिसका जो फेवरेबल कंडीशन है सर्वाइव करना सही रहता है, सर्वाइव करना आसान रहता है। अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। तो इन दैट केस डायापॉज एक टाइप ऑफ एडेप्टेशन है जिसके मदद से अनफेवरेबल कंडीशन में भी सर्वाइव किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि डायापॉज इज ए स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट, is a stage of suspended development in some organisms like zooplankton in lakes and ponds। तो zooplankton लेक्स में जो पॉन्ड्स में पाए जाते हैं वो ये एडेप्टेशन शो कर रहे होते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए टाइप ऑफ एडेप्टेशन को चुना गया, दैट इज डायापॉज। आसान क्वेश्चन है, इसको नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 14th क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। 14th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? ये रहा हमारे आंखों के सामने। 14th क्वेश्चन कहता है क्या कि व्हाट वुड बी द ग्रोथ रेट पैटर्न व्हेन द रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। जब रिसोर्स अनलिमिटेड होगा तो ग्रोथ कैसा होगा? जब रिसोर्स अनलिमिटेड है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जा सकेगा। जब रिसोर्सेज ज्यादा यूटिलाइज करेंगे
तो ग्रोथ की बात करें तो वो ग्रोथ कैसा होगा, वो ग्रोथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। ग्रोथ कैसा होगा, वो ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होगा। जब रिसोर्स हमारे पास अनलिमिटेड है तो ग्रोथ हम कैसा देखने को मिलेगा, ग्रोथ हमें एक्सपोनेंशियल देखने को मिलेगा। इस चीज को याद रखना है। फाइन, वही कह रहा है कि व्हाट वुड बी द ग्रोथ रेट पैटर्न व्हेन द रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। तो व्हेन द रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड देन द ग्रोथ रेट पैटर्न वुड बी एक्सपोनेंशियल। समझ में आ रहा है, कोई ऐसा होगा तो एक्सपोनेंशियल होने वाला है। इसको भी आप नोट कर सकते हो, आप इसको भी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम आगे चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 15 में और देखेंगे कि हमारा 15वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। तो ये देखिए हम आ चुके हैं अपने 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन हमसे कहता है कि व्हाट आर द ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन प्लांट सैप एंड अदर प्लांट पार्ट्स कॉल्ड। तो कह रहा है कि कह रहा है व्हाट आर द ऑर्गेनिजम्स दैट फीड ऑन प्लांट सैप, जो फीड करते हैं प्लांट सैप पे, एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, उसको क्या कहते हैं। तो द ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन प्लांट सैप एंड अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट आर कॉल्ड फाइटोफैगस। क्या उन्हें हम कहते हैं, हम उन्हें कह रहे हैं फाइटोफैगस के नाम से कह रहे हैं। एग्जाम्पल्स में हमने कुछ इंसेक्ट्स एंड इन्वर्टिब्रेट्स को रखा है। तो कहने का मतलब है वो ऑर्गेनिज्म जो फीड करते हैं प्लांट सैप पे या अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट को, उन्हें हमने क्या किया, फाइटोफैगस का नाम हमने उनको दिया है। राइट, आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने ये रहा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कहता है कुछ ऐसा कि व्हाट इज हाई एल्टीट्यूड सिकनेस। क्या है क्वेश्चन में, तो कहता है व्हाट इज हाई एल्टीट्यूड सिकनेस। हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हम किसको कहते हैं और उसके क्या सिम्टम्स है। देखिए हाई एल्टीट्यूड सिकनेस कहने का मतलब है कि एल्टीट्यूड में ऊपर जाना मतलब माउंटेन की तरफ चढ़ाई करना। ऊपर जाने में हमें कौन कौन से केस देखने को मिलेंगे, एक तो ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलेगी, हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो थोड़ा थिन हो जाता है। तो इसके वजह से क्या है, जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत, एंड रेस्पिरेशन का जो रेट है, रेस्पिरेशन का जो रेट है वो गिरेगा नीचे। एज अ रिजल्ट जो है वो एनर्जी का जो प्रोडक्शन जितना होना चाहिए वो एनर्जी का प्रोडक्शन का भी गिर जाएगा नीचे। एज अ रिजल्ट क्या होगा, आपको थकान होगी, आप जल्दी जल्दी सांस लेने की सोचोगे, आपके सिर में दर्द हो सकता है, इस तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं। तो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस जो है इसको हम लोग माउंटेन सिकनेस के नाम से भी जानते हैं। याद करना है हमें, हम किस नाम से जानते हैं, तो हम इसे माउंटेन सिकनेस के नाम से भी जानते हैं। सिम्टम्स कैसा है, तो सिम्टम्स आर ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में कमी आना, मतलब ब्रेथलेसनेस मतलब सांस नहीं आना, जल्दी जल्दी आप सांस लेना चाहोगे, नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, इस तरीके की चीजें आपको इसमें देखने को मिल सकती हैं। सो ये होता है हमारा हाई एल्टीट्यूड सिकनेस। हाई एल्टीट्यूड सिकनेस में यही सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं, ये इसके सिम्टम्स होंगे। इसको माउंटेन सिकनेस के नाम से भी जाना जाता है। ऊपर ऊपर गए, ऊपर हाई एल्टीट्यूड तक जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलने वाली हैं। नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये पूरा यूनिट ही बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, आगे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, देखते हैं हमारा 17वां क्वेश्चन क्या है। ये हमारा 17वां क्वेश्चन कहता है गिव ए सुटेबल एग्जांपल फॉर कॉमेंसलिज्म। तो कह रहा है इंटरैक्शन बिटवीन कैटल इग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल इज एन एग्जांपल ऑफ कॉमेंसलिज्म। वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड एंड अदर इज अनअफेक्टेड। तो एक को फायदा मिल रहा है एंड दूसरा इज अनअफेक्टेड। अनअफेक्टेड कहने का मतलब है नाइदर बेनिफिटेड एंड नॉर हार्म्ड। तो ना ही इसको बेनिफिट मिला, नहीं इसको किसी तरीके का नुकसान पहुंचा गया है। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल, दैट इज कॉमेंसलिज्म का एग्जाम्पल। कॉमेंसलिज्म का ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन ए कैटल इग्रेट एंड ए ग्रेजिंग कैटल, ये हो गया इसका एग्जाम्पल। फाइन, क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने ये रहा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने कह रहा है कि डिफाइन इक्टोपैरासाइट एंड इंडोपैरासाइट। पैरासाइट के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं कि मतलब वो हैं जो दूसरों पे बैठ के अपना फूड लेने वाले हैं, और यहां पर हमें डिफाइन करना है दैट इज की इक्टोपैरासाइट और इंडोपैरासाइट के बारे में, एंड गिव सुटेबल एग्जांपल, और सुटेबल एग्जांपल्स भी हमें देने हैं। तो इक्टोपैरासाइट के बारे में अगर हम बात करें तो कह रहा है इक्टोपैरासाइट इज द पैरासाइट दैट फीड्स ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड जनरली अटैचेस देम ड्यूरिंग द
फीडिंग कहने का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज दी, फॉर एग्जाम्पल ये होस्ट बॉडी है, इसको ऐसे बना लो, ये मान लो कि होस्ट बॉडी है केस 1 में, और ये भी बना लो कि ये केस 2 में क्या है, ये भी होस्ट बॉडी है। ठीक है, जब हम बात करेंगे इक्टोपैरासाइट का, हम बात करेंगे इक्टोपैरासाइट के बारे में। ठीक है, और एक बार हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, तो एक बार हम बात करेंगे एंडोपैरासाइट के बारे में। ठीक है, एक्टोपैरासाइट और इंडोपैरासाइट के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो एक्टोपैरासाइट के बारे में जब हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि होस्ट बॉडी पे क्या होगा, ये बाहर से आकर के ये पैरासाइट पी बैठने वाला है, और इस केस में पैरासाइट पी जो है वो बॉडी के अंदर जाकर के वो अपना फूड वगैरह लेने वाला है। तो वही कहने का मतलब है कि एक्टोपैरासाइट वो पैरासाइट है जो एक्सटर्नल सरफेस पे बैठता है, होस्ट के एक्सटर्नल सरफेस पे, और वहीं पे अटैच होकर जो भी उसको फूड वगैरह है लेना है वो लेता है, जाता है। एग्जाम्पल लाइस ऑफ ऑन ह्यूमंस, टिक्स ऑन डॉग्स एक्सेट्रा, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। इंडोपैरासाइट आर दोज दैट लिव इनसाइड द होस्ट बॉडी, अब होस्ट बॉडी के अंदर घुस गया है वो और उधर ही रहेगा। एट डिफरेंट प्लेसेस लाइक किडनी में घुस गया, लंग्स में घुस गया, रेड ब्लड सेल्स में घुस गया एक्सेट्रा। एग्जाम्पल ह्यूमन लीवर फ्लूक हो गया, टेपवॉर्म हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो गए। ये सब आ जाते हैं किसके अंदर, तो इंडोपैरासाइट के अंदर ये सारे आ जाते हैं। ये सब आपको देखने को मिलेगा किसमें, तो इंडोपैरासाइट के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। आसान है, इसको भी आप नोट कर सकते हो, इसको भी आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम आगे चलते हैं इस लेक्चर में और देखते हैं कुछ कुछ बातों को। ठीक है, इस लेक्चर में आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ कुछ बातों को। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा हमसे क्या कहता है, कहता है कि व्हाट इज ब्रूड पैरासिटिज्म। अगेन ये पैरासिटिज्म की कहानी, बट यहां पे लिखता है ब्रूड पैरासिटिज्म, ये क्या होता है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल की मदद से हमें यह समझाना है, एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो ब्रूड पैरासिटिज्म इज अ टाइप ऑफ पैरासिटिज्म इन विच एन ऑर्गेनिज्म ले एग्स ऑन द नेस्ट ऑफ द अनदर ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब है कि एग लेइंग एनिमल्स जो होते हैं वो अपना एग जो है वो अपने नेस्ट में ना दे करके दूसरे के नेस्ट में जाकर के दे देते हैं, दूसरे के नेस्ट में वो एग ले करते हैं। तो ऐसे चीज को ब्रूड पैरासिटिज्म कहा जाता है। एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा फेमस है, आपका सुना हुआ होगा, दैट कुकू लेज एग इन द नेस्ट ऑफ हिज होस्ट एंड द होस्ट इनक्यूबेट द एग। ठीक है, कुकू जो है वो अपने घोंसले में वो अंडा नहीं देती हैं। द साइज एंड द कलर ऑफ बोथ द एग्स आर सिमिलर, दिस रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ द होस्ट बट डिटेक्टिंग द फॉरेन एग्स एंड इजेक्टिंग देम आउट ऑफ द नेस्ट। इससे क्या होता है, जो दूसरे बर्ड्स के से बिल्कुल एक जैसा होता है, तो इन दैट केस क्या होता है, वो भी इसको क्या करते हैं, अपने अंडों के साथ ये क्या करते हैं, उसको भी पाल पोस के बड़ा करते हैं। ठीक है, उसको भी उसको बाहर नहीं करते, दैट इज वाई, क्योंकि उसका सेम साइज एंड कलर वगैरह होता है। तो इस टाइप का जो पैरासिटिज्म है, दिस इज कॉल्ड एज द ब्रूड पैरासिटिज्म। आसान है, आसान है। जब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जेनेटिक्स, रिप्रोडक्शन जैसे यूनिट को पढ़ने के बाद हम इसको पढ़ते हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हमें प्रतीत होता है। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो, आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास 19 क्वेश्चन थे। स्टार्ट किया था हमने फ्रॉम दिस कि भाई बताना था कि ऐसे स्पेशीज को जो कि विच कैन टॉलरेट द नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, तो इसको हमने स्टेनोथर्मल स्पेशीज कहा। आगे बढ़े, यूरीथर्मिक स्पेशीज के बारे में पूछा गया, तो हमने कहा कि एक ऐसे स्पेशीज हैं जो कि वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को अडेप्ट करते हैं। फिर कहा गया कि स्पेशीज ऐसा जो टॉलरेट कर सके वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को, तो उसको हमने यूरी हेलाइन कहा। स्टेनो हेलाइन के बारे में पूछा गया, तो ये वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट नहीं कर सकते, ज्यादा फ्लक्चुएशन बर्दाश्त नहीं है। व्हाट इज द इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पेशीज, तो दो स्पेशीज जो दो सेम स्पेशीज के बीच में जो इंटरेक्शन, इसको हम लोग इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन कहते हैं। कॉमेंसलिज्म क्या है, एक टाइप ऑफ इंटरेक्शन है जिसमें कि एक स्पेशीज को बेनिफिट मिलता है, दूसरा जो है वो किसी तरीके से अफेक्टेड नहीं होता है। एसोसिएशन ऑफ ए स्पेशीज प्रोड्यूस द पॉइजनस सब्सटेंसेस, तो ये वाला जो क्वेश्चन था पैरासिटिज्म का एग्जांपल है। माइक्रोराइजा की बात करें तो एसोसिएशन है फंजाई का और प्लांट रूट का। इमर्जेंट लैंड दैट कैन टॉलरेट दी सैलिनिटीज इन द सी आर कॉल्ड, उसको हम लोग मैंग्रोव प्लांट के नाम से जानते हैं। हायर एल्टीट्यूड पे जाने पे सनलाइट ज्यादा होता है लेकिन टेम्परेचर कम, क्यों, तो हायर एल्टीट्यूड पे क्या है, एटमॉस्फेयर हमारा पतला हो जाता है,
वहां पर डस्ट पार्टिकल्स कम है, दैट इज वाई वहां पर सनलाइट ज्यादा है, लेकिन टेम्परेचर वहां क्या है, कम है। होम्योस्टैसिस क्या है, तो ये हमारे बॉडी का एक इंटरनल स्टेट है जिसको मेंटेन किया करके रखा जाता है। तो वो ये टेंडेंसी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन ए कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है, होम्योस्टैसिस हो गया ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 हमारे एस्टिवेशन क्या होता है, तो एक बिहेवियरल एडेप्टेशन है टू अवॉइड दी हीट, है ना। फिर आगे चल के पूछा गया कि डायपॉज एंड इट्स सिग्निफिकेंस, तो कहते हैं कि इट इज अ टाइप ऑफ एडेप्टेशन टू सर्वाइव ड्यूरिंग दी अनफेवरेबल कंडीशन। एग्जाम्पल जू प्लैंकटन की बात हमने की थी लेक्स एंड पॉन्ड्स में। व्हाट वुड बी द ग्रोथ रेट पैटर्न व्हेन द रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, रिसोर्स अनलिमिटेड होगा तो ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होगा, ये भी हमने देखा। फिर हमने देखा कि व्हाट आर द ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन द प्लांट सैप एंड अदर प्लांट, इसको हम लोग फाइटोफैगस के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि हाई एल्टीट्यूड सिकनेस क्या होता है, तो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस जिसको हम लोग माउंटेन सिकनेस के नाम से भी जानते हैं, जब ऊपर की ओर हम बढ़ते हैं ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, एज अ रिजल्ट आपको सांस लेने में तकलीफ, आप जोर जोर से सांस लेना चाहोगे, रेस्पिरेशन का रेट कम जाता है, एनर्जी कम बनता है, नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो यहां पर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। आगे हमने देखा था कॉमेंसलिज्म का सूटेबल एग्जांपल, तो हमने कैटल इग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल के बीच में देखा था, एक को फायदा मिल रहा है, दूसरे को किस तरीके का कोई न नुकसान है न कुछ है, अनअफेक्टेड है। क्वेश्चन नंबर 18 में एक्टोपैरासाइट और इंडोपैरासाइट पूछा गया, तो ऐसे पैरासाइट जो बॉडी के बाहर वाले सरफेस पे आकर के अपना फूड वगैरह लेते हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं एक्टोपैरासाइट। बॉडी के अंदर से अगर उन्होंने काम किया, बॉडी के अंदर अगर घुस रहे हैं, तब हम उनको एंडोपैरासाइट का नाम देते हैं। एक्टोपैरासाइट हो गया लाइस इन ह्यूमन, टिक्स एंड डॉग्स। इंडोपैरासाइट हमारा हो गया ह्यूमन लीवर, फ्लू, टेपवर्म एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 19 है, दैट इज की ब्रूड पैरासिटिज्म क्या है, एग्जाम्पल भी हमें देना था। तो एक टाइप ऑफ पैरासिटिज्म है जिसमें कि जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो दूसरे के घोंसलों में अपना अंडा देते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो काफी पॉपुलर फेमस जो कुकू है, कोयल जिसको हम बोलते हैं, वो अपना अंडा दूसरे के घोंसलों में देती है। चूंकि सेम शेप एंड साइज का कलर का वो अंडा होता है, तो दूसरे चिड़िया जो है, दूसरे बर्ड्स उसको पाल पोस के बड़ा कर देती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमने कंप्लीट किया है अपने इस बेहतरीन से चैप्टर से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आया है तो आप बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स में सारे डाउट्स को आप पूछ सकते हैं। बहुत ही आसान चैप्टर था, आसान यूनिट चल रहा है। एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए, दैट इज अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स, ऐसा प्लेटफॉर्म जो देता है आपको बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। बात करें हम किंडरगार्टन की या फिर हो क्लास 12th, यहां पर आपको सारे क्लासेस के वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं बिल्कुल ही फ्री में, और वो भी पूरे क्वालिटी कंटेंट के साथ। हम बात कर ले सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम, डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक एनटीएससी, ओलंपियाड एंड सीयूईटी, सबकी तैयारी कराई जाती है बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट। सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब के चैनल पे, या फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप को, या फिर आप विजिट कर सकते हैं www.magnetbrains.com। यहाँ पे आके आपको अपने क्लास को चुनना है, सब्जेक्ट को चुनना है, अपने चैप्टर पे जाना है, लेक्चर को चुनना है एंड वीडियोस को एंजॉय करना है। तो इन्हीं अच्छे बातों के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। टाटा, थैंक यू, बाय बाय।